पत्र सूचना कार्यालय भोपाल में। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजीव सिंह, जो पत्रकार के भी हैं। आप दोनों महानुभावों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान ये हम सबकी आवश्यकता होती है। खाने के लिए हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध हों और सर छुपाने के लिए एक छोटी सी छत। इन्हीं तीन मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए केंद्र सरकार ने एक मूल आवश्यकता खाद्य सुरक्षा हर व्यक्ति को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से। हाल ही में ये अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए, विचार करने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में अपने आमंत्रित महानुभावों से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर पीजे सुधाकर साहब आपके पास आता हूं और जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम दरअसल है क्या? भारत सरकार ने ऐतिहासिक कानून बनाया है। ये समाचार कानून एक है जी, और ये विद्या, बच्चों का विद्या का हक और एक कानून है ये। और ये खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क लेजिस्लेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका ये सरकार का बाध्यता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए। स्पेशली जो गरीबी रेखा पर नीचे होता है ना, वो लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनको क्या है वो साधिकारता देने के लिए फूड इज इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसलिए भारत सरकार ने ये बनाया, खाद्य सुरक्षा विधेयक के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी गरीबी को अनाज दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य कुपोषण की समस्या के भी निपटने के लिए ये सूचित है। निश्चित रूप से अगर खाद्य सुरक्षा प्रति व्यक्ति को मुहैया कराई जाएगी, सबको खाने के लिए उचित चीजें उपलब्ध होंगी और खासतौर से जैसा कि आपने बताया कि इसमें कुपोषण को मिटाना भी एक मूल जिम्मेदारी समझी गई है और उसको आधार मानकर इस सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया गया है। मूल इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसकी आवश्यकता दरअसल महसूस क्यों हुई? ये आवश्यकता है, वी हैव ए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये जो आधार कार्ड उनके पास होता है, उसके जोड़ के बेसिस ऑफ द आधार कार्ड वो रेशन कार्ड से वो ये क्या है चावल और व्हीट, गेहूं और ग्रेन्स, ये सबसे चीप रेट्स में मिलता है लोगों को, जो आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइसेस से देने के लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है जी। वो पुरुष जो गरीब लोगों के लिए, और एक है वो 35 केजीज ऑफ द ग्रेन तो फैमिलीज को देते अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना का, ये योजना का तरफ से जी। दूसरा है ये चावल मिलता है 3 रुपये का 1 केज का है, और ये गेहूं मिलता है, व्हीट मिलता है 2 रुपये का 1 केज का है, और जो सीरियल्स वगैरह 1 रुपये का मिलता है। जो सामान्य लोग हैं जी, और साधारण नागरिक हैं और गरीब लोग हैं, उनके सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए देयर शुड बी सिक्योरिटी फॉर फूड। मेरे को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आल्सो इंक्लूड्स राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू सेफ एनवायरमेंट। जो 21 अधिकरण भारतीय संविधान में कहता है जीवित के लिए एक हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया, ये राइट टू फूड इज ऑल्सो ये जीवित के लिए हक के नीचे आता है, ये ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। उसको 21 अधिकरण के स्कोप के लिए वो बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही आपने कहा। और अब मैं हमारे साथ पत्रकार और समाजसेवी राजीव सिंह जी मौजूद हैं और आपसे खासतौर से जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम की क्या चुनौतियां हैं। आप पत्रकार हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आपने बारीकी से इस पर नजर रखी है और आप बता सकते हैं इसके विस्तार से पहलू। जी, सबसे पहले तो मैं खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा जी। खाद्य सुरक्षा बिल, जो राइट टू फूड एक्ट भी जिसे बोला जाता है, ये गरीब लोगों को सस्ती दरों पे अनाज मुहैया कराने की एक कानून लाया गया है और मैं यूपीए सरकार को इसके लिए बधाई का प्राप्त है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, जो सबसे बड़ी वितरण प्रणाली परियोजना है जी। इसके अंतर्गत भारत की 80 करोड़ आबादी, जो कि 2/3 आबादी है, 67% आबादी है, ये लाभान्वित होगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 75%, शहरी क्षेत्र के 50% लोगों को इसमें शामिल किया गया है
और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये योजना जो आजादी के शुरू में ही आ जानी चाहिए, वो बहुत लेट, इसको बोल सकते हैं कि देर आया पर दुरुस्त आया, लेकिन अच्छा लाभ होगा उसका। लोग जब भारत आजाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोड़ दिया, ताकि उस समय गरीबी थी, ताकि कोई भूखी न रहे। तो मैं तो बधाई दूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और देर आए दुरुस्त आए और काफी अच्छी परियोजना है। और जैसा कि आपने पूछा कि इससे क्या चुनौतियां हैं लागू करने में खासतौर से? जी, इसकी चुनौतियां काफी सारी हैं। अगर सबसे पहले तो मैं चुनौती ये बोलूंगा कि सबसे हमारे आज के दौर में एक पॉलिटिकल विल की कमी है। मेरा ये मानना है कि ये बिल काफी अच्छा है और सभी राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत भावनाओं से उठ के इसका समर्थन करना चाहिए जी, क्योंकि ये काफी आज के 21वीं सदी में भी हम देखते हैं कि अभी हमारे कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, अभी भी कुछ हम न्यूज सुनते हैं कि अभी भी कुछ भूख से लोग मर जाते हैं जी, जो कि बहुत दुख का विषय है 21वीं शताब्दी में भी। तो इसकी चुनौती ये है कि हमें सारे पॉलिटिकल राजनीतिक दल को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के इसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी चुनौती ये है कि आपकी जो है, आप जो इतने सारे जमा करेंगे, आप इसकी कालाबाजारी ना हो, इसको आप जरूरतमंदों तक पहुंचे। जी, मूल उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने का उद्देश्य रहा है कि मूल जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री है, वो उन व्यक्ति तक पहुंचे जिनकी उसको आवश्यकता है और जिनके लिए खासतौर से ये अधिनियम बनाया गया है। इसी से संबंधित थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं, जिनको ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सामग्री दी जाएगी। क्या सभी लोगों के लिए है? जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जो भी गरीब लोग हैं जी, जैसा कि पहले से ऐसा नहीं है कि खाद्य सुरक्षा बिल में बस ये प्लस पॉइंट है कि इसको वैधानिक मान्यता दी गई है। पहले भी पीडीएस प्रणाली चली आई है। पीडीएस प्रणाली जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिल्कुल सही कहा, जिसके माध्यम से 40 करोड़ बीपीएल परिवारों को आपने देखा होगा कि हर 5 लाख से ज्यादा राशन दुकान अभी भारतवर्ष में काम कर रहा है, जिसके माध्यम से गरीबों को अनाज केरासन तेल मुहैया कराया जा रहा है। इस माध्यम से, इस बिल के माध्यम से ये हो गया है कि एक कानूनी वैधानिक रूप इसमें धारण कर लिया है कि अगर कोई आदमी भूखा होता है तो वो आपको क्लेम कर सकता है कि मैं भूखा क्यों हूं। ये कानून बन गया है इसमें। ये बिल्कुल, मतलब ये कि सरकार द्वारा ये कह दिया गया है कि अब प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाना एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है तो इसमें यह भी एक चीज उभर कर सामने आती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिश्रित जवाबदारी इसमें शामिल की जाएगी। तो सुधाकर जी, आपसे खासतौर से ये जानना चाहेंगे कि इसमें राज्यों की खासतौर से क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं? नहीं, जो योजना बनता है केंद्र सरकार ने, ये राज्यों का सिर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जी, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी पहले 2012 को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में बनाया है, वहीं भी गरीबों को लिए फायदा मिल रहा है। बट लेकिन ये भारत सरकार ये बनता है ना सेंट्रल लेजिस्लेशन, एनीथिंग दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एंटायर इंडिया, पूरा देश के लिए ये अप्लाई होता है। सो ये हमारा यूनियन बजट 13-14 में 10,000 करोड़ जी, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए रखा गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बजट है। और दूसरा है जी, ये पूरा दुनिया में जी ये सबसे हमारा भारत देश ऐसी योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एस्टिमेशन का है 1,25 करोड़ का एनुअली ये सप्लाई 60 मिलियन टन का राइस, व्हीट और सेरियल्स और 67% पॉपुलेशन को बांटने के लिए ये योजना बनाया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना सारा बजट इस योजना के लिए रखा गया है। और मैं दो चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि आपने पूछा कि सेंट्रल और स्टेट कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जी हाँ, तो इस जो कानून को लागू करवाना जो है, इसके लिए हर स्टेट में स्टेट फूड कमीशन बनाया गया है जी, जिसके माध्यम से स्टेट के हर जिलों में जी, जैसे इस योजना के तहत हर वर्ष 610 लाख टन अनाज की जरूरत होगी और इसके लिए एक 1.25 करोड़ लाख जी, इसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आपके। तो इसमें है कि अगर स्टेट ये इम्प्लीमेंट करना है स्टेट को जी, और अगर कहीं कोई समस्या आती है, कहीं स्टेट को फंड की कमी आती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फंड दीजिए और मुहैया कराइए।
लेकिन जितना ही मशीनरी है स्टेट गवर्नमेंट करना पड़ेगा और स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे। मतलब उसका बजट जो है केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और राज्यों की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी तरह से अपनी मशीनरी से उसे लागू किया जाए। तो क्या राजीव सिंह जी, आप ये समझते हैं कि वर्तमान में जो वितरण प्रणाली है उसी के माध्यम से हम इसे निश्चित रूप से लागू करेंगे, सब राज्य किया जाएगा, वहां आपको चुनौतियां दिखती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी, ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, वितरण प्रणाली परियोजना। बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़े स्तर पर ये किया जाना है और प्रत्येक व्यक्ति तक इसको पहुंचना है, ये मूल उद्देश्य रखा गया है। तो इसके लिए वर्तमान जो वितरण प्रणाली है वो किस तरह से आप चुनौती मानते हैं, उसको कैसे सुदृढ़ बना करके ये पहुंचाया जा सकता है लाभ? चुनौतियां तो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आजादी से लेकर अभी तक पीडीएस प्रणाली के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जी 5 लाख से ज्यादा राशन दुकानों के माध्यम से बीपीएल, जो 40 करोड़ लोग हैं बीपीएल में, उनको मुहैया कराया जा रहा है और वो कहीं न कहीं आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तो इस कानून को, वैधानिक कानून की आवश्यकता पड़ी जी। तो इसमें चुनौतियां ये है कि आपको कालाबाजारी रोकना पड़ेगा जी। आप हमेशा हम अक्सर पढ़ते हैं कि गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि अनाज आए गोदाम में लोग जमा कर लें, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तो ये है कि लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए आपको इसमें जी। लाल फीताशाही में क्या होता है कि ईगो इश्यूज हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ईगो इश्यूज होते हैं अफसरों के बीच में, तो उस पर रोक लगाना पड़ेगा। उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि स्टेट फूड कमीशन के साथ एक इकाई का निर्माण और कर देना चाहिए जो ये सब चीजों को देखे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टेट फूड कमीशन के माध्यम से खासतौर से प्रशासनिक तौर पर यह किया जाएगा कि ये इसको लागू करना है और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी तरह से और एक ईमानदारी से कहा जाए कि ईमानदारी के तौर पर उस व्यक्ति तक भोज्य पदार्थ पहुंचे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो उद्देश्य है, इसके लिए प्रशासन की भी जिम्मेदारी है जी। ये कानून इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी, जो फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, बेचते हैं, वो उनके ध्यान रखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को काम को भी मजबूत करना है बिल्कुल। और दूसरा है फूड ग्रेन्स को फूड स्टोर कैसे करना है, यू हैव टू मेक ए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो सुविधा बनाना है, ये जरूरत है। और एक हरित विप्लव के बाद हमने वो भारत देश ने हमारा विशाल देश में एक सेल्फ सफिशिएंसी बना है। अभी हमने इतना फूड ग्रेन्स बनाया, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, प्रजा के लिए, लोग के लिए हम ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है और उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है। और दूसरा चीज है हमारे पास ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बनाया है भारत सरकार ने। ये उनको मजबूत करने के लिए कोई उनको लूप होल्स हैं, कोई लैकिंग पॉइंट्स हैं, उनको भी दूर करके लूप होल्स को प्लग करके और ये सिस्टम को मजबूत बनाना है, उनको थोड़ा रिफॉर्म करना है निश्चित रूप से। क्योंकि जब ये जिम्मेदारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ये सौंपी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ होंगे, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और उन्हें एक तरह से इस चुनौती का सामना करते हुए ये जो खाद्य पदार्थ हैं अपने सिस्टम के अंदर ही, अपने सिस्टम के माध्यम से ही ईमानदारी से जनता तक पहुंचाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और राजीव सिंह जी सामने आती है कि जमीनी स्तर पर हम इसे लागू कर पाएंगे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था भी है कि जिसमें इस पद्धति की पारदर्शिता बनी रहे। जी, पारदर्शिता बनाए रखना सबसे जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इस कानून का मुख्य ध्येय ये है कि ये जरूरतमंदों तक पहुंचे। बिल्कुल। और मैं आपको इसमें बताऊं कि अभी जो इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स जो होता है जी, उसके हिसाब से हम 67 पोजीशन पे हैं और दुख का विषय यह है कि हम अपने कई पड़ोसी राष्ट्रों से पीछे हैं जी। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूखे हैं वो भारतवर्ष में है। दुनिया में रात में जब लोग सोते हैं तो उसमें 1/3 भूखे लोग भारत में हैं। इस तरह से कहा जाए कि जो आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि हम 67वें नंबर पर हैं और सबसे ज्यादा भूख हमारे देश में मौजूद है, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से देखा जाए तो इस अधिनियम की आवश्यकता तो बहुत पहले हो जाती थी और इसको लाना और लोगों तक पहुंचाना एक बहुत विशेष अभियान के तौर पर इसे माना जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इसीलिए चाइना जो है, चाइना की आबादी जो है, जो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है जी, चाइना की आबादी हमसे काफी ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन चाइना ने अपने सिस्टम को इतना अच्छा कर दिया, इतना पारदर्शी कर दिया कि अभी चाइना में जो है उन्होंने 91% भूख पे उन्होंने नियंत्रण कर लिया है। और एक और देश
अपना जो दक्षिण एशियाई देश वियतनाम जो है उसमें उन्होंने 95% भूख पे नियंत्रण कर लिया है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसका मेन उद्देश्य ये है कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता बनाए रखी। सबसे मेन चीज ये है कि अगर हम इसको लागू करने के लिए पारदर्शिता एक आवश्यक जिसे कहना चाहिए कि इसका एक पहलू है जिसको लेना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। और दर्शकों, आज हम चर्चा में कार्यक्रम में बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। कुछ और विषय भी आपको आपके समक्ष लेकर के आएंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम जारी है, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। डीडी डायरेक्ट प्लस, दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे दूरदर्शन के 30 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी चैनल, आकाशवाणी के 20 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और एफएम रेडियो चैनल, और साथ ही साथ समाचार, धर्म, गीत संगीत और मनोरंजन से भरपूर लोकप्रिय प्राइवेट टीवी चैनल्स भी, जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी और डिजिटल साउंड के साथ ये चैनल्स आपको मिलेंगे बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.tdinews.com, www.tdindia.com। डीडी डायरेक्ट प्लस, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, मनोरंजन का संसार सीधे आपके पास। दूरदर्शन केंद्र भोपाल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम चर्चा में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आप तक पहुंचते हैं और उसके छोटे छोटे पहलू इस चर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिनका संबंध निश्चित रूप से हमसे और आपसे लगातार और सीधे होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। एक मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए ये अधिनियम आया है, और जैसा कि अभी राजीव सिंह जी ने बताया कि हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से आंकड़े उन्होंने रखे हैं उसको देखते हुए लगता है कि इस अधिनियम की आवश्यकता निसंदेह हमारे देश को है, और जब इस तरह के अधिनियम बनाए जाते हैं तो इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सरकार तक होती है और सरकारी तंत्र की होती है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी तंत्र भी जवाब दे रहेंगे और उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। और जहां तक बात तंत्र की आती है सुधाकर जी, तो कुछ जब ऐसे हम बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर इन चीजों को लागू करते हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम जब हम लागू करते हैं, तो शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमें दिखती हैं। हमारे पास ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का भी है, वो सार्क का फूड बैंक है और कॉमनवेल्थ का है और नैम का है, दूसरा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का है जी। मैंने बताया वो सार्क फूड बैंक। इंटरनेशनली हाउ इंडिया कैन बी कनेक्टेड, कैसे वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं जी। ये योजना, ये काम सफलीकरण होने के लिए जी। हम कैसे विदेशों से और प्रपंच देशों का ये संस्था से कैसे जोड़ के काम कर सकते हैं जी। ये एक देश में ये काम का नहीं है, बट दूसरा लोग कैसे हमको मदद देते, हम कैसे दूसरा देशों को मदद देते, मित्र देशों को। ये इट इज ऑल्सो रिलेटेड, व्हाट डू यू से? इसमें कमियां, जैसा भी कब कमियां पूछ रहे हैं जी हाँ, इसमें कमियां है कि पहला कमी तो ये है कि आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि 610 लाख टन इसमें अनाज की जरूरत होगी प्रति वर्ष। बिल्कुल। तो आप इतना अनाज कहां से लाएंगे, और लाएंगे तो उसके भंडारण कैसे करेंगे? बिल्कुल। अगर आपने भंडारण कर लिया तो उसका वितरण कैसे करेंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। बड़े स्तर पर ये है कि आपको 1.25 लाख करोड़ इसमें प्रति वर्ष इसमें पैसे लगेंगे। इसमें कुछ संस्थाओं ने इसमें विरोध किया है, इसमें इतना पैसे लगाने की क्या जरूरत है। पर उसमें मेरा ये मानना है कि अभी जैसा कि छठा वेतन आयोग अभी लागू हुआ था, उसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने लगाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें मध्यम वर्गीय लोगों में, अपने कर्मचारियों में लगा सकते हैं तो आप गरीबों में क्यों लगा सकते हैं 1.2 लाख करोड़? बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है कि सारे वर्गों तक उनकी जो आवश्यकता है वो वहां तक पहुंचे। पहला तो है कि आप भंडारण कीजिए, फिर आप वेतन कैसे करेंगे। और तीसरी जो मुझे लगी कमी इसमें कि आप इसमें कहीं ना कहीं आप ये लग रहा है कि आप आत्मनिर्भर लोगों को नहीं बना रहे हैं। अगर मान लीजिए आज पूरे भारतवर्ष में 6.5 लाख गांव हैं और उस 6.5 लाख गांव में 5.5 लाख गांव में खेती होती है, और सबसे बड़े दुख की बात है कि उसी गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, और हम इस कानून के माध्यम से हम उन्हें सस्ता अनाज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे सस्ता पैसा मिल जाता है कम मेहनत से, तो हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे।
तो सरकार को इसके साथ ये अच्छा है, पर सरकार को इसके साथ ऐसे उपाय निकालने चाहिए कि आप आत्मनिर्भर हों। इसके लिए शिक्षा है, एजुकेशन वगैरह करना चाहिए, आपको रोजगार देना, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा चीज है, उनसे पारदर्शिता के लिए जी हमको, हमारे पास ये भारत सरकार ने और एक कानून बनाया है, ये समाचार अधिकार का कानून जी 2005 में जी। आप सूचना का अधिकार, ये समाचार अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सूचना का अधिकार। और दूसरा है पारदर्शिता, आप कभी भी उसमें क्या है वो कितना ग्रेन्स आया है, कितने लोगों को बांटा, कैसे बांटा, कहाँ से आया, सब समाचार मिल सकता है। एक 10 रुपया आपको पोस्ट कार्ड लगाओ, एक पिटिशन लगाओ, आपको पूरा मिल सकता है। और दूसरा चीज है, और आधार कार्ड ने लिंक कर दिया उनको, ये राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आधार कार्ड लिंक कर दिया। वो लिंक करने के बाद एक आदमी एक ही बार ये लाभ ले सकता है जी। मतलब इसका दुरुपयोग से बचा जा सकता है, दुरुपयोग को हम निर्मूलन कर सकते हैं। वही बात मैं कह रहा था कि सिस्टम को, अपने जो प्रणाली है उसको और सुदृढ़ बनाएं, तो इसका लाभ लोगों तक और आसानी से पहुंच सकता है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो कानून है, इसके माध्यम से आप जो 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिल रहा है, तो ये जो है महीने में 5 किलो लोग जो है इंटाइटल है 5 किलो लेने के लिए, और 3 वर्षों के लिए है। अच्छा, 3 वर्षों, तो इसमें ये अच्छी प्लस पॉइंट है कि आप 3 वर्षों के लिए मिलेगा, और 3 वर्षों के बाद फिर आपको देखा जाएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जी। ये 3 वर्षों के लिए है। जैसा कि अभी राजीव सिंह जी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इसका भंडारण के बारे में, इसके लिए बहुत आवश्यकता होगी, बड़े बड़े गोदामों की आवश्यकता होगी, वितरण क्षमता इसको बढ़ानी पड़ेगी। तो इस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आप क्या सोचते हैं? खासतौर से भंडारण के क्षेत्र में कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है कि मतलब हमारा जो अनाज है वो खराब ना हो और पूरे साल तक सुरक्षित रहे, और जब उसकी आवश्यकता हो तब उसको हम प्रणाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं? जी, इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि अभी जो भारत सरकार में FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है जी, इसे हमें और स्ट्रांग करना पड़ेगा जी। इसके लिए हमें और भी विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं खोलनी पड़ेगी जी। और अभी जो चल रहा है कि उसमें जो अभी तक सुनने आ रहा है कि FCI की जो कार्य प्रणाली है उसे हमें और भी चूज दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे देख रहे हैं कि अनाज काफी ज्यादा है, 600 लाख टन अनाज आपको रखने के लिए आपको हर बड़े शहरों में आपको बनाना पड़ेगा, आपको गोदाम बनाने पड़ेंगे। आपको गोदाम बनाने के लिए फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, वो आपने भंडारण तो कर लिया लेकिन वो सड़े नहीं, वो खराब ना हो, आपका अनाज खराब ना हो, उसकी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए देखना पड़ेगा कि आप FCI को जो उसका है उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे पहलू इसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूं एक बार, ये पूरा खाद्य सुरक्षा के बारे में जी कहने के समय हम एक बात ध्यान रखना, ये मिड डे मील स्कीम ने ये अनदर फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने बनाया है जी। किस लिए? जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं जी, उनको खाने के लिए नहीं मिलता, उनको ये ड्रॉप आउट ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम साक्षरता नहीं सौ पाए। बिल्कुल, बच्चों तक पहुंचाने, खाना पहुंचाने का एक वो तरीका है कि मध्याह्न भोजन योजना, उनको पौष्टिक आहार मिलता है। बिल्कुल। दूसरा, उनको ये शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, वो विद्या में आगे बढ़ने के लिए, स्कूल हर रोज जाने के लिए ये मिड डे अपराह्न भोजन का पदक है, एक भारत सरकार का ये भी है। दूसरा है ICDS, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समेकित बाल विकास योजना जी। यस, ये बाल विकास का है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो पौष्टिक आहार वहीं भी देते, और जो गर्भवती महिला को भी वो आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सहायता करके कैसे कैसे पौष्टिक आहार लेना है, एंड वो भी प्रोवाइड करते वहां पका के। सो वहां भी ये ग्रेन्स का ये फूड का जरूरत होता है जी। हाँ, एक